अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाईटी और इंग्लिश शूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज एक खास सेशन करने वाले हैं। फॉरेन मैगजीन द इकोनॉमिस्ट, इसके एक आर्टिकल को रीड करेंगे। हेल्दी क्यूरोसिटी इसका टाइटल है। यह आर्टिकल हमें बताता है कि कैसे 60 साल पहले अमेरिका का एक बड़ा फैसला, उसने क्या किया, मानव जाति का इतिहास बदल दिया टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आपका क्विज दिखा दें आज का। ये 5 क्वेश्चंस हैं। अगला आधा पौना घंटा आप इन्वेस्ट करें क्लास में और 5 क्वेश्चंस इसी क्लास में से निकलेंगे। ठीक है, मन से सीखो और 5 में से 5 मार्क्स को लो। क्लास के लास्ट में इनका सोल्यूशन दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है हेल्दी क्यूरोसिटी। देखिए, क्यूरोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, अ डिज़ायर टू लर्न समथिंग न्यू। किसी नई चीज़ को जानने की इच्छा कहलाती है क्यूरोसिटी। इसको इनक्विजिटिवनेस भी बोलते हैं, एक एडवांस वर्ड है इसके लिए। और हेल्दी का मतलब है जो हेल्दी हो, जो अच्छा हो। तो कह रहा है अच्छी जिज्ञासा। जिज्ञासा अच्छी ही होती है। अगर अच्छी जिज्ञासा रखेंगे तो कुछ बदलाव भी ला सकेंगे। क्यूरोसिटी का सिनोनिम इनक्विजिटिवनेस देख लेना, बहुत अच्छा वर्ड है, एडवांस वर्ड है। चलिए अब देखते हैं कहना क्या चाह रहा है। इसके टाइटल पैराग्राफ से पता लगेगा। कह रहा है फेलियर्स आर द साइन दैट DARPA is investigating truly radical ideas rather than confining itself to safe scientific bets। कह रहा है फेलियर्स जो है ना, जो सारी की सारी नाकामयाबियां हैं, वो साइन है, वो निशान है इस चीज़ का दैट कि डार्पा नाम की जो एजेंसी है, जो संस्था है, वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो छानबीन कर रही है बहुत ही एक्सट्रीम आइडियाज़ में, रेडिकल आइडियाज़ में। और बजाय किसके, बजाय कन्फाइन कर लेने के, अपने आप को लिमिट कर लेने के खुद को, सेफ साइंटिफिक बेट्स की तरफ, ऐसे साइंटिफिक एडवेंचर्स की तरफ जो बड़े सेफ हैं, जिसमें इसको पता है इसको जो फेलियर नहीं मिलेगा। तो डार्पा के बहुत सारे फेलियर्स आए हैं और इन्हीं फेलियर से हमें पता लगता है कि डार्पा काम तो बहुत बड़े बड़े कर रहा है, जिनमें से कई काम फेल भी हो जाते हैं। ये साइन इसी चीज़ का है कि डार्पा बड़े बड़े काम करता है और छोटे मोटे कामों में डार्पा लगा नहीं हुआ है। इसीलिए डार्पा ने आज बहुत बड़ी बड़ी खोजों को, इन्वेंशंस को ला करके हमें दिया है। समझ में आ रहा है? तो डार्पा के ऊपर लिखा हुआ आर्टिकल है, अमेरिका की एक एजेंसी का नाम है। फेलियर सब्जेक्ट है आपका, आर इसकी वर्ब है। डार्पा सब्जेक्ट है, इज इन्वेस्टिगेटिंग इसकी वर्ब है। रेडिकल का मतलब होता है बहुत ही एक्सट्रीम, बहुत ही ज़्यादा अजीब सा, है ना। कन्फाइन टू करने का मतलब होता है अपने आप को लिमिट करना किसी चीज़ तक। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस आर्टिकल की वोकैब की तरफ नज़र डालते हैं। उसी के साथ ऐड करना चाहूँगा। देखिए, एसएससी एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, डेट्स आ चुकी हैं। अगर जेन्युइनली आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इस साल अपीयर होने वाले हो, तो ज़रूर से आपको फ़ायदा लेना है अनअकैडमी के फ्री एसएससी मेगा कॉम्बैट मॉक टेस्ट का। कल यानी कि मार्च 13, 2022 को दोपहर 12 से 1 के बीच में होने वाला है। हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर रहेंगे क्वेश्चंस। 1 घंटे का एग्ज़ाम है और इस साल के करंट पैटर्न के हिसाब से आपको मिलेंगे क्वेश्चंस। और इसमें अच्छी बात यह है कि आपको आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग मिल जाएगी रियल टाइम। साथ में अगर अच्छे मार्क्स लाते हो तो टॉप 3000 रैंकर्स को स्कॉलरशिप्स और रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। ये सारे रिवॉर्ड्स हैं, लैपटॉप्स हैं, स्पीकर्स हैं, स्मार्ट वॉचेज़ हैं, मोबाइल्स हैं, अमेजन वाउचर्स हैं। इनका फ़ायदा भी आप ले सकते हो अगर अच्छे मार्क्स को स्कोर करते हैं। तो मेक श्योर टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्बैट एंड स्कोर गुड मार्क्स। स्कोर करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाएं, लिंक रखा हुआ है, इस पर प्रेस करें। यहाँ पे जाकर के आपको रजिस्टर करना है और कोड यूज़ करना है YT10, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट इस टेस्ट का फ़ायदा ले सकें। फर्स्ट कमेंट में लिंक रखा है रजिस्टर करने का, यूज़ द कोड YT10। अच्छा, एक चीज़ आपसे यहाँ पूछूंगा, इन्वेस्टिगेटिंग, क्या इसके बाद में इनटू लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता? बहुत ही सीधा सा सवाल है, अच्छे से आपको आना चाहिए अगर आप चैनल पे मेरे साथ रेगुलर हो। डार्पा इज इन्वेस्टिगेटिंग इनटू ट्रूली रेडिकल आइडियाज़। यहाँ पे इनटू लग जाता तो कौन सी बड़ी आफत आ जाती? बताना कमेंट्स में, ज़रूर से आना चाहिए। रेडिकल का मतलब होता है एक्सट्रीम, लेकिन रेडिकल एक नाउन भी है। एडजेक्टिव फॉर्म में तो रेडिकल हो गया एक्सट्रीम, रेडिकल आइडिया, है ना। लेकिन रेडिकल नाउन जब अकेला आ जाए, इसका मतलब होता है एक एक्सट्रीमली फैनेटिक पर्सन, ऐसा आदमी जो किसी आइडियोलॉजी, किसी विचारधारा को लेकर के बड़ा एग्रेसिव हो। मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं मार्क्सवादी हूँ, इस टाइप के पर्सन होते हैं ना, रेडिकल पर्सन। कन्फाइन टू, रेस्ट्रिक्ट टू और लिमिट टू एक दूसरे के सिनोनिम है। तीनों के बाद में टू प्रेपोजिशन आएगी जहाँ तक आपने किसी चीज़ को लिमिट किया हुआ है वहाँ तक बताने के लिए। ही इज़ कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर आफ्टर द इंसिडेंट। एक्सीडेंट के बाद में वो सीमित है, वो लिमिटेड है, रेस्ट्रिक्टेड है, कन्फाइंड है एक व्हील चेयर तक। तो जहाँ तक आप कन्फाइंड होंगे, टू लगा के आप इसको बताएंगे।
वैसे ही इन्फ्लेशन इज नॉट कन्फाइंड टू द वेस्ट नाउ, महंगाई अब सिर्फ वेस्ट तक यानी पश्चिमी देशों तक कन्फाइंड नहीं है, एशिया में भी महंगाई के जो आपको देखने को मिल रहे हैं इंडिकेशंस। चलिए आ जाओ वो कैप शीट पे। सारे नए पुराने वर्ड्स इसी शीट में मिलेंगे, रोज़ बताता हूँ मैं, मोर देन इनफ है आपके एग्जाम्स के लिए अगर आप रेगुलर क्लासेस में रहते हो और इस शीट को फॉलो करते हो। हर कुछ दिनों में सारे वर्ड्स रिपीट हो जाते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर ये शीट रोज़ आपको सुबह मिल जाती है। आज के वर्ड्स हमारे पास रेडिकल जो भी कर चुके हैं, डिसाइसिव ये एक पुराना वर्ड है, पहले कई बार हो चुका है। फिर एक वर्ड है हमारे पास रेप्लिकेट, नया वर्ड है, और एक नया वर्ड है वैनगार्ड। रेडिकल तो मैंने आपको बता दिया, समथिंग एक्सट्रीम। रेडिकल आइडियोलॉजीज इन्वेंट ऑटोक्रेट्स, एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज बहुत ही ज़्यादा अजीब सी विचारधाराएं ही ऑटोक्रेट्स को, तानाशाहों को जन्म देती हैं, है ना। रिवोल्यूशनरी भी बोलते हैं रेडिकल को। रेडिकल नाउन फॉर्म में रेडिकल मतलब एक सिरफरा आदमी जो किसी आइडियोलॉजी के पीछे जान लेने और देने से शर्म ना करे, है ना, रेडिकल। डिसाइसिव, डिसाइसिव का मतलब होता है जिस चीज़ से कोई डिसीजन निकले, जो चीज़ बड़ी कंक्लूसिव हो, जो चीज़ बड़ी ही इंपॉर्टेंट हो, निर्णायक हो, हिंदी में बोलते हैं निर्णायक, है ना। द गवर्नमेंट मस्ट मेक या टेक अ डिसीजन डिसाइसिव एक्शन ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल, सरकार को एक निर्णायक कदम उठाना ही पड़ेगा पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर। डिसाइसिव को फेटफुल या मोमेंटस भी बोलते हैं, मोमेंटस मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, मोमेंटस, है ना। चलो नया वर्ड है हमारे पास रेप्लिकेट, इसका मतलब होता है कॉपी करना, डुप्लीकेट करना किसी चीज़ को। डेवलपिंग नेशन स्ट्राइव टू रेप्लिकेट द इंडस्ट्रियल बूम ऑफ द वेस्ट, जो विकासशील देश हैं वो कोशिश कर रहे हैं रेप्लिकेट करने को जो इंडस्ट्री में बूम आया था वेस्ट के, जो 100 साल 200 साल पहले इंडस्ट्री में हुआ था वेस्ट की, आज भारत जैसे देश, फिलीपींस जैसे देश उसी बूम को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। आरी बात समझ में, किसी चीज़ को दोहराना कहलाता है रेप्लिकेट, रिपीट करना। इसका एक सिनोनिम है सिमुलेट करना, ठीक है, अच्छा वर्ड है, किसी चीज़ को दोहराने के लिए या किसी चीज़ को कॉपी करने के लिए यूज़ करते हैं सिमुलेट। फिर एक वर्ड है वैनगार्ड, ये वैनगार्ड कौन होता है, ऐसा समझ लो, वैसे मीनिंग भी वही है इसका, आर्मी की जो वो यूनिट जो सबसे आगे रहती है, सबसे आगे दुश्मन के सामने आती है, जो सबसे आगे वाली जो सिपाहियों की टुकड़ी होती है ना, वो कहलाती है वैनगार्ड। आई बात समझ में, द लीडिंग यूनिट्स या यूनिट ऑफ, है ना, आर्मी। अब देखो ये वैनगार्ड कौन है, आर्मी की लीडिंग यूनिट तो है ही, लेकिन रियल लाइफ में इनका मीनिंग क्या निकला, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको इंस्पायर करे, जो आपको आगे लेकर के जाए, जो नई दिशा दे, वो कहलाएगी वैनगार्ड। आगे बात समझ में, आर्मी की सबसे आगे की बटालियन जो दुश्मन की गोली खाने के लिए तैयार है और ज़िंदगी में कोई भी इंस्पायरिंग चीज़ जो आपको डायरेक्ट करे, वैनगार्ड कहलाती है। गूगल एंड मेटा आर इन द वैनगार्ड ऑफ आवर टेक्नोलॉजी फ्रंट, गूगल और मेटा जो हैं उनकी गिनती होती है इन द वैनगार्ड, वैनगार्ड में सबसे आगे इंस्पायरिंग जो एग्जाम्पल्स में हमारे टेक्नोलॉजी के मोर्चे की, टेक्नोलॉजी फ्रंट की। अच्छा वर्ड है इसके लिए एक सिनोनिम पायनियर, आपने सुना होगा बहुत बार, पायनियर। फिर एक वर्ड है कटिंग एज, कटिंग एज ये बोलने में बहुत आता है, लिखने में कम आता है। और एक वर्ड है एवेंट ग्रेड, एवेंट ग्रेड इसका मतलब भी वही है वैनगार्ड, लेकिन ये एक बहुत ही फॉर्मल वर्ड है। आज की वोकैब बहुत अच्छी है ना। चलिए एक समरी आपको दे रहे हैं किस बारे में लिखा हुआ आपको पता लगे। 1960 के दशक में अमेरिका ने डार्पा नाम की एक एजेंसी की नींव रखी, इसकी फुल फॉर्म अभी आगे आ जाएगी। अच्छा क्यों रखी इसकी नींव, डर के मारे। रशिया जो है ना उस वक्त अमेरिका से आगे निकल रहा था, रशिया ने स्पुतनिक नाम का एक सैटेलाइट भी स्पेस में डाल दिया था। अमेरिका को अभी तक सैटेलाइट्स बनाने आते भी नहीं थे, तो इनको लगा कि कहीं हम पीछे ना रह जाएं रशिया से, इन्होंने फटाफट डार्पा बनाया। डार्पा को बोला ये लो पैसे और ये लो वक्त, जो करना है तुम करो, खूब तुम्हें आज़ादी है, रेडिकल आइडियाज़ को परस्यू करो और कुछ नया फ्यूचर इन्वेंट करो अमेरिकन के लिए। डार्पा ने बहुत टेढ़े मेढ़े प्रोजेक्ट्स को परस्यू किया और सारे प्रोजेक्ट्स में इसको फेलियर मिला, लेकिन जहाँ पे इसको सक्सेस मिली ना, उसने मैन काइंड का इतिहास बदल दिया। डार्पा ने ही इंटरनेट बनाया, डार्पा ने ही मॉडर्न वैक्सीन्स की नींव रखी। आज जितनी भी वैक्सीन्स देखते हो बच्चों को लगती हैं, उनकी टेक्निक को, बेसिक टेक्निक को डार्पा ने ईजाद किया। ऐसे बड़े बड़े काम इसने करके दिखाए। अब हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि साइंटिफिक एजेंसीज ऐसी ही तभी काम कर सकती है जब इनको पैसा और ऑटोनॉमी मिले और कोई भी बड़ा बड़ा आइडिया जो है परस्यू करने की इनको ताकत मिले। आज डार्पा को देखे देखी जर्मनी भी एक एजेंसी बना चुका है और यूके भी एक एजेंसी की नींव रख रहा है। ये आर्टिकल इसी चीज़ के ऊपर लिखा गया है। आज की टोन है साइंटिफिक और रैशनल, लॉजिकली बात कर रहा है, कैसे ये एजेंसीज काम करेंगी, रेडिकल आइडियाज़ को परस्यू करके कैसे टेक्नोलॉजी फ्रंट पे नई चीज़ों को लेकर के आती हैं, रैशनल टोन में, लॉजिकल टोन में बता रहा है। चलिए शुरू करें, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है बहुत ही। कह रहा व्हेन द सोवियत यूनियन या USSR लॉन्च्ड स्पुतनिक, द फर्स्ट एवर सैटेलाइट इन 1957,
अमेरिकन्स वर ब्लाइंड साइडेड। सबसे पहले बताएगा अमेरिका को डर कैसे लगा। करे जब यूएसएसआर ने, सोवियत यूनियन ने, सोवियत रशिया ने लॉन्च कर दिया था स्पुतनिक नाम के एक सैटेलाइट को। देखो इसको हिंदी में बोलते हैं स्पुतनिक, है ना, वैसे इसका नाम है स्पुतनिक, रशिया में इसको स्पुतनिक बोलते हैं। तो कह रहे जब यूएसएसआर ने लॉन्च किया स्पुतनिक को, जो पहला सैटेलाइट था और लॉन्च हुआ है जब 1957 में, कह रहे अमेरिकन जो थे ना वो बचक्के रह गए थे। अमेरिकन जो है एकदम सरप्राइज थे, ब्लाइंड साइडेड थे। आई बात समझ में। सोवियत यूनियन की वर्ब है लॉन्च हुए 1957 में। ये होगी आपकी एडवर्ब, बीच में आई हुई है, कोमा से अलग की हुई है। देख रहे हो ना, एडवर्ब जब भी बीच में आ जाए एडवर्बियल फ्रेज, उसको कोमा से अलग करते हैं, शुरू में और लास्ट में लगा के। अमेरिकन की वर्ब है वर। स्पुतनिक मैंने आपको बता दिया। स्पुतनिक से ही देखो हुआ क्या था, जब इन्होंने स्पुतनिक डाला ना 1957 में, स्पेस में भेजा, तो उस वक्त अमेरिकन की आंखें खुल गई। इनको पता लगा कि हम तो बहुत पीछे रह गए हैं, ये रशिया तो स्पेस तक पहुंच गया है, हम तो अभी मिसाइलें ही बना रहे हैं आपस में लड़ने के लिए। तो स्पुतनिक से एक स्पुतनिक मोमेंट नाम की ईडीएम निकलती है। ये वो मोमेंट है, स्पुतनिक मोमेंट, जब अमेरिका को आभास हुआ, रियलाइज़ हुआ कि हम बहुत पीछे रह गए हैं। तो ज़िंदगी में कहीं भी आपको पता लगे कि मैं पीछे रह गया हूँ, तो वो आपकी स्पुतनिक मोमेंट हो जाएगी। A feeling of realization that your competitor has beaten you in the game is स्पुतनिक मोमेंट। जनरली इसके बाद में आप तरक्की करने लगते हैं स्पुतनिक मोमेंट के बाद, है ना। ये इडियम है, अच्छे से याद रखना। ब्लाइंड साइडेड का मतलब होता है किसी को बहुत ही सरप्राइज अटैक से जो है सरप्राइज कर देना, एकदम ऐसा अटैक करना उसको पता ही ना लगे। आपने किसी को साइड से अटैक किया, कहाँ से, साइड से, और साइड से कभी भी किसी को नहीं पता होता क्या हो रहा है ना। आंखें सामने देख सकती हैं, साइडों में नहीं देख सकती। तो ब्लाइंड साइडेड का मतलब ये होता है सरप्राइज अटैक ऑन समवन, सामने वाले को बिल्कुल हैरान कर देना। अब चलो आगे क्या हुआ। कह रहा है दे कुड स्कैर्सली बिलीव दैट दे हैड बीन बीटन इनटू स्पेस। वो हार्डली या स्कैर्सली या ना के बराबर ही बिलीव कर पा रहे थे कि वे जो है बीट किए जा चुके हैं, हरा दिए जा चुके हैं स्पेस के फील्ड में। अमेरिकन को इस बात पे विश्वास ही नहीं हुआ। दे की वर्ब है कुड बिलीव, दे की वर्ब है हैड बीन बीटन। स्कैर्सली, हार्डली, इन सब का मतलब होता है ना के बराबर। हेल्पिंग वर्ब के बाद में इनको रखें, दे कुड स्कैर्सली, दे कुड हार्डली, है ना, ऐसे ही इनको चलाना है। चलो ये छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ ना, इन पे ग्रामर रूल्स बन जाते हैं। अब अपने हर चीज़ में अंदर नहीं घुसेंगे, जब आपको बता रहा हूँ कहीं नोट कर लो, अगली बार कभी हार्डली स्कैर्सली दिखे तो इसकी पोजीशन को फिर से चेक करो। करन नाउ समहाउ इन सम वे, इन सम न्यू वे द स्काई सीम्ड ऑलमोस्ट एलियन। ये चल रहा है कोटेशन मार्क में शुरू से लास्ट तक। सेड Lyndon Johnson, then the majority leader of the Senate, describing what he called the profound shock of realizing that it might be possible for another nation to achieve technological superiority over this great country of ours. कह रहा है अब किसी तरीके से, पहले अंदर वाला पढ़ेंगे, किसी ने कुछ बोला है कोमा से कोमा के बीच में, इन्वर्टेड कोमा में। कह रहा है अब किसी तरीके से, नाउ समहाउ, समहाउ मतलब किसी तरीके से, और कह रहा है इन सम न्यू वे, एक नए तरीके से। स्काई जो है ना वो ऑलमोस्ट हमें एलियन दिखाई देता था, हमें अनजाना दिखाई देता था। ऐसा बोलने वाले कौन है? सेड किया ऐसा लिंडन जॉनसन ने, जो उस वक्त के देन 1957 के मेजॉरिटी लीडर हुआ करते थे सेनेट के अंदर, अमेरिका की पार्लियामेंट के अंदर। तो लिंडन जॉनसन ये बोला अमेरिका की स्पुतनिक जो है सैटेलाइट को देख के कि अब तो हमें आकाश भी पराया पराया लगता था देखने में, है ना। अब देखो इन्होंने बोला कैसे इस बात को, साइमल्टेनियसली डिस्क्राइब करते हुए, परिभाषित करते हुए एक ऐसी चीज़ को, व्हाट, जिसको उन्होंने कॉल किया, जिसको उन्होंने नाम लिया, और क्या, एक बहुत ही एक्सट्रीम शॉक, एक बहुत ही प्रोफाउंड शॉक। और किसका? इस चीज़ के एहसास का, रियलाइज़ करने का, दैट वो ये कि ये हो सकता है, पॉसिबल हो, संभावित हो, लाइकली हो एक दूसरे देश के लिए कि वो अचीव करे टेक्नोलॉजी के फील्ड में सुपियोरिटी, हमारे ऊपर एडवांटेज, हमारे ऊपर महारत, और किसके ऊपर? हमारी इस ग्रेट कंट्री के ऊपर, अमेरिका के ऊपर। आई बात समझ में? तो एक इमोशनल सी लाइन है इस आदमी की। उसने बोला कि अब तो आकाश ही पराया पराया लगता है और हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि हो कैसे गया ये प्रोफाउंड शॉक सा है इस चीज़ को रियलाइज़ करना कि कोई दूसरी देश भी हमें टेक्नोलॉजी के फील्ड में हमारे महान देश को हरा सकता है। लिंडन जॉनसन की वर्ब सेट डिस्क्राइबिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। जब ये आदमी ये बोला उसी वक्त इस चीज़ को डिस्क्राइब भी कर रहा था। अच्छा, ही की वर्ब है कॉल्ड, ही आया जॉनसन के लिए। इट की वर्ब है माइट बी। ये वट वाला क्लोज आप देख चुके हो, है ना, रिलेटिव प्रोनाउन में कर चुके हैं बहुत बार, आज फिर से इसके अंदर नहीं जाएंगे। प्रोफाउंड का मतलब होता है जो डीपली इंटेलेक्चुअल हो या इमोशनल हो। प्रोफाउंड शॉक का मतलब है बहुत ही इमोशनल सा शॉक, है ना। सुपेरियरिटी का मतलब होता है एडवांटेज, अपर हैंड या एक्सीलेंस। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा ग्रामर रूल है, पहले आप अपना दिमाग चलाओ। मुझे ये बता दो, ऑफ के बाद में आवर्स क्यों लिखा हुआ है?
यहाँ पे अवर्स क्यों लिखा हुआ है, ऑफ अस क्यों नहीं लिखा हुआ? द ग्रेट कंट्री ऑफ अस, प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ जाती है प्रोनाउन की, तो ऑफ अस, ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी कि यहाँ पे अवर्स लगाना पड़ा? चलो, कॉन्सेप्ट ये है कि ऑफ प्रेपोजिशन के बाद में नाउन या प्रोनाउन जब भी यूज होता है वो पॉजेसिव फॉर्म में यूज होता है। इसमें एक छोटा सा स्टार मार्क लगा लेना, ओनली इन केस ऑफ पोजेशन। ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब आएगा सेंटेंस, इसी के अंदर है ना, 4 सेंटेंस करेंगे तब, ठीक है। ऑफ के बाद क्या लगाना है? पॉजेसिव नाउन या पॉजेसिव प्रोनाउन लगाना है। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? आई का होता है माइन, ठीक है, वी का होता है आवर्स, यू का होता है योर्स, ही का होता है हिज, शी का हर्स, दे का देयर्स, इट का इट्स। तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन ही आपको ऑफ के बाद में यूज करने हैं। शी इज़ अ फ्रेंड ऑफ मी, वो मेरी एक दोस्त है, शी इज़ अ फ्रेंड ऑफ मी। तो मी यहाँ पे गलत है, आपको यहाँ लिखना चाहिए फ्रेंड ऑफ माइन। बात समझ में आ रही है? ऑफ के बाद में पॉजेसिव नाउन या प्रोनाउन आएगा सर, आपको आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ नहीं करनी है, मी यूज़ नहीं करना है या माई यूज़ नहीं करना है, आपको माइन यूज़ करना है, पॉजेसिव नाउन प्रोनाउन को यूज़ करना है। वैसे ही आवर बॉस हैज़ इन्वाइटेड अस ओवर अ पार्टी एट अ फार्म हाउस ऑफ हर, हमारी बॉस ने हमें इन्वाइट किया है एक पार्टी के लिए अपने फार्म हाउस पे, है ना, एक फार्म हाउस पे जो उसी का है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ऑफ हर नहीं, आप यहाँ पे लगाएंगे ऑफ हर्स, ठीक है, ये पॉजेसिव प्रोनाउंस है। दिस इज बैग ऑफ ईवा, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? ऑफ के बाद में ईवा नहीं लिखेंगे, ये बैग ईवा का है तो आप यहाँ लिखेंगे बैग ऑफ ईवाज। ध्यान देना, अभी वापस आएंगे इस पे। दिस इज द बैग ऑफ ईवास, और लास्ट में क्या है? दिस इज अ बैग ऑफ लेदर, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? दिस इज अ बैग ऑफ लेदर्स। अब देखो हुआ क्या, लास्ट वाले के अंदर आपको पॉजेसिव नहीं बनाना, शुरू वाले तीनों में पॉजेसिव बनेगा। देखो हुआ क्या है, आपको सिर्फ पोजेशन का केस होना वहीं पे पॉजेसिव बनाना है नाउन और प्रोनाउंस का। ये ईवा का बैग है, ईवा इस बैग की मालिक है, बात आ रही है समझ में? ये फार्म हाउस है हमारी बॉस का, तो हमारी बॉस इस फार्म हाउस की मालिक है। ये फ्रेंड है मेरा, तो मैं इस फ्रेंड का फ्रेंड हूँ, मालिक तो नहीं हूँ लेकिन फ्रेंड तो हूँ ना मैं इसका, मैं पोजेशन में हूँ उस फ्रेंडशिप के। आ रही है बात समझ में? जब चीज़ें पोजेशन में होती हैं तब ऑफ के बाद में पॉजेसिव नाउन या प्रोनाउन आता है, लेकिन जब चीज़ें पोजेशन में ना हो और ऑफ प्रीपोजिशन यूज हो रही हो तब इसको नहीं लगाना। दिस इज अ बैग ऑफ लेदर, ये लेदर का बैग है। अरे ये लेदर से मिलके बना है, लेदर कहाँ नहीं है। लेदर कहाँ होने का मतलब है लेदर इस बैग को ऑन करता है, लेदर ऑन थोड़ा ना करता है। लेदर को तो काट छांट के कैंची से इस बैग को बनाया गया है। दिस इज अ बैग ऑफ लेदर में लेदर्स मत लगाया ना, यहाँ पे लेदर का कोई पोजीशन नहीं है इस बैग पे। ये बैग तो मेरा होगा या आपका होने वाला है, लेदर का बैग नहीं होने वाला। आगे बात समझ में? दूसरा केस, नाउन के पहले ही मैंने स्टार मार्क लगाया। मॉडर्न इंग्लिश में इस कॉन्सेप्ट के बाद में जो आप देख रहे हो, इस वाले जो है नाउन वाली चीज़ को ओमिट कर दिया गया है। मॉडर्न इंग्लिश में इस कॉन्सेप्ट के अंदर नाउन्स का पॉजेसिव नहीं बनाया जाता। आप बना सकते हो, कोई रोकेगा नहीं आपको, लेकिन राइटिंग में आपको बहुत कम मिलेगा। हाँ, लेकिन प्रोनाउंस का बिल्कुल पॉजेशन आपको बनाना है, पॉजेसिव ही बनाना है और कुछ नहीं बना सकते। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डबल पॉजेसिव, ठीक है। नेट पे सर्च करना और डिटेल में सीखना हो तो डबल पॉजेसिव बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को। लिख देता हूँ यहाँ, डबल पॉजेसिव। चलिए आगे बढ़े। आज के क्विज में कॉन्सेप्ट यूज होगा। कह रहा है अमेरिकाज लीडर्स डिड नॉट वांट टू बी बीटन अगेन। अमेरिका के लीडर नहीं चाहते थे कि वो फिर से बीट हों, वो फिर से मार खाएं, है ना, इसी फील्ड के अंदर। लीडर्स की वर्ड डिड नॉट वांट। कह रहे 1958 प्रेसिडेंट ड्वाइन आइजनहावर अप्रूव द क्रिएशन ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशन द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी या आरपा। 1958 में प्रेसिडेंट जो थे अमेरिका के आइजनहावर, उन्होंने अप्रूव कर दिया निर्माण को, क्रिएशन को, नींव रखने को एक नए संस्था या इंस्टीट्यूशन की। अब इसका नाम क्या है, ये हाइफन लगा के बता रहा है आपको, बड़ा वाला एम डैश, ARPA यानी कि आरपा इसकी फुल फॉर्म है। आगे बात समझ में? अब हुआ क्या आगे? कह रहा है इट्स टास्क वुड बी टू स्कैन द टेक्नोलॉजिकल होराइजन एंड इन्वेंट द फ्यूचर। इसका टास्क होने वाला था या होता स्कैन करना तकनीक के क्षितिज को, टेक्नोलॉजिकल होराइजन को। क्षितिज का मतलब है जितना दूर तक आप देख पाएँ, बाउंड्री। तो तकनीकी बाउंड्री को स्कैन करना था इसका टास्क, और इन्वेंट करना था, ईजाद करना था फ्यूचर को, यानी कि एक नए भविष्य को। तो इसको यही बोला गया, आप जितना आगे तक टेक्नोलॉजी में जा सकते हो ना उतना जाओ, सारी बाउंड्रीज को तोड़ दो, कुछ नया बना के दिखाओ और हमारा फ्यूचर ईजाद कर दो अमेरिकन के लिए। टास्क की वर्ब है वुड बी। स्कैन करना मतलब आइडेंटिफाई करना, होराइजन मतलब क्षितिज, बाउंड्री, लॉन्ग पिक्चर। चलिए अब एक वर्ड देखेंगे यहाँ पे, इन्वेंट, बहुत ही काम आता है क्लोज टेस्ट में कॉन्सेप्ट आपके। देखिए किसी चीज़ को ईजाद करते हैं ना तो उसके लिए दो वर्ड्स हैं हमारे पास। पहला वर्ड है इन्वेंट, दूसरा वर्ड है डिस्कवर।
अगर आपने किसी चीज़ की खोज की है, किसी चीज़ को ईजाद किया है, तो इन्वेंट वर्ड और डिस्कवर वर्ड दोनों ही खोज करने को बताते हैं, लेकिन दोनों के अपने अलग अलग मीनिंग्स है। कैसे पता लगेगा क्या मीनिंग है दूसरा? इन्वेंट हर उस चीज़ को करोगे आप विच वॉज नॉट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। जो चीज़ दुनिया में पहले थी नहीं, आपने पहली बार बना के दिखाई, वो तो होगी इन्वेंट। फॉर एग्जाम्पल टेलीविज़न, आ रही बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल मोटर कार, है ना? ये सब चीज़ें प्रकृति में कभी नहीं थी। मोटर कार कोई प्रकृति में थी नहीं, है ना? डिस्कवर का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो प्रकृति में पहले से थी, बस आपने उनको अभी खोजा है। जैसे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कोई थ्योरम है, कोई फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला थ्योरम्स ऑलरेडी थे ही ना, हमने खोजा इनको, अब जाके खोजा, हमें पता लगा इनके बारे में। जैसे कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, तो अमेरिका तो पहले से ही था, तो कोलंबस ने डिस्कवर किया था अमेरिका को, इन्वेंट नहीं किया था। अमेरिका तो था पहले से, कोलंबस पहली बार दुनिया को अमेरिका तक लेके गया। तो डिस्कवर और इन्वेंट में ये होता है फ़र्क। अब एक सेंटेंस से समझेंगे। साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड या डिस्कवर्ड अ क्योर फॉर या टू द डिसीज। वैज्ञानिकों ने खोज ईजाद कर लिया है, आविष्कार कर लिया है एक क्योर का, एक जो है समाधान का, है ना? और किसके लिए? इस डिसीज़ के लिए, इस बीमारी के लिए। इस बीमारी का एक इलाज जो है ना, उसको वैज्ञानिकों ने खोज लिया है। अब आप यहाँ पे क्या लगाओगे? सर ये क्योर पहले से था या नहीं था? आपको ये पूछना है अपने आप से, क्योर था या नहीं था? चलो देखो, ऐसे केसेस में ना इन्वेंट लगेगा ना डिस्कवर लगेगा। जब भी दवा की बात हो, किसी वैक्सीन की बात हो, किसी इलाज की बात हो, तो उसके लिए हमारे पास अलग वर्ड है डेवलप्ड। तो एक्चुअल में 3 वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है इन्वेंट, दूसरा वर्ड है डिस्कवर, और तीसरा वर्ड कौन सा है? डेवलप। ये किसके लिए लगेगा? कोई भी इलाज, कोई भी क्योर, कोई भी थेरेपी, कोई भी मेडिसिन, कोई भी वैक्सीन, जब भी साइंस के फील्ड में, बायो के फील्ड में आप कोई चीज़ को ईजाद करो तो डेवलप नाम के वर्ड को यूज़ करते हैं। आगे बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, गलती मत करके आना एग्जाम्स में, है ना? कह रहा है 6 decades later, ARPA's modern incarnation or DARPA, the D stands for defense, has proved itself so useful, with decisive roles in creating everything from the internet to mRNA COVID-19 vaccines that many medium-sized countries want their own versions। कह रहे 6 दशकों के बाद में ये जो आरपा थी, आरपा, इसका मॉडर्न इनकारनेशन जो है, इसका आज के युग का जो अवतार जो है, इनकारनेशन मतलब नया अवतार, नया वर्जन। कह रहे इसका जो नया वर्जन जो अवतार है ना, जिसका नाम है डार्पा, जिसमें डी स्टैंड फॉर करता है डिफेंस के लिए, जिसमें डी का मतलब है डिफेंस। कह रहा है इसने प्रूव कर लिया अपने आप को इतना यूजफुल, इतना ज़्यादा इसने अपने आप को जो है काम में आने वाला प्रूव किया है। और कैसे? बहुत ही निर्णायक भूमिकाओं के साथ में क्रिएट करने में हर चीज़ को, और कहाँ से कहाँ तक, इंटरनेट से लेकर के mRNA कोविड वैक्सीन्स तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसी ने बनाया है, डार्पा या आरपा ने। और ये इतना कि दैट बहुत सारी छोटी कंट्रीज, मीडियम साइज कंट्रीज जो हैं, वो चाहती हैं कि वो अपना भी खुद का एक वर्जन बनाए डार्पा का, अमेरिका की देखी देखी। आई बात समझ में? डार्पास आरपास मॉडर्न इनकारनेशन, इनकारनेशन आपका सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है यहाँ पे हैज़ प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, इसको ग्रीन कलर दे दूँ मैं, जस्ट ए मिनट, इसको दे देते हैं ग्रीन कलर। डार्पा सब्जेक्ट हो गया, हैज़ प्रूव्ड इसकी वर्ब होगी, इटसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है यहाँ पे, डिसाइसिव का मतलब है बहुत ही निर्णायक, है ना, फेटफुल, क्रिटिकल। फ्रॉम और टू एक साथ चलते हैं, फ्रॉम इंटरनेट टू mRNA वैक्सीन्स। कंट्रीज की वर्ब है वांट, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं, है ना। इनकारनेशन का मतलब होता है अवतार, इसको एक इंग्लिश वर्ड मान लिया गया अवतार को, इंग्लिश में अब इसको अवेटर बोला जाता है। अवतार जो हिंदी वर्ड है ना हमारा अवतार, री इनकारनेशन, उसको इंग्लिश में अब अवेटर बोला जाता है, एक डिक्शनरी का वर्ड बन चुका है। इसको पर्सोनिफिकेशन या एम्बॉडीमेंट भी बोलते हैं किसी चीज़ के नए अवतार को। चलिए, ऑन से पहले हमेशा पॉजेसिव लगाएं, माई ऑन, योर ऑन, देयर ऑन, अवर ऑन, राम्स ऑन, मनीषाज ऑन। आई बात समझ में? हमेशा इसके पहले पॉजेसिव आता है। कह रहा वन ऑफ दोज कंट्रीज इज ब्रिटेन which this month announced that its new body, the Advanced Research and Invention Agency ARIA, would be led by Peter Hingham, a computer scientist post promisingly from DARPA itself। अब देखो ये मीडियम साइज्ड कंट्रीज में से कैसे यूके एक ऐसी कंट्री बन गया। कह रहा है इन्हीं कंट्रीज में से एक कंट्री है यूके, यानी कि ब्रिटेन, जिसने इसी महीने अनाउंस भी कर दिया इसको, और किस चीज़ को भाई, कि इसकी एक नई बॉडी जो है, इसकी एक नई इंस्टीट्यूशन जो है, संस्था जो है, जिसका नाम होगा ये वाला ARIA, आर्या। कह रहा है ये लेड बाय होगा पीटर हिग्नम के द्वारा।
इसको इसकी अगुवाई करेंगे पीटर हिग्नम। और कौन है साहब ये कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं जिनको पोच किया गया है, जिनको लेकर के आया गया है। पोच का मतलब होता है शिकार करके लाना, जिनको शिकार करके लाया गया है प्रॉमिसिंगली। और कहाँ से? डारपा से ही, खुद से। प्रॉमिसिंगली मतलब बड़े बड़े वादों के साथ। पीटर हिग्नम ने भी बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं और इनसे भी बड़े बड़े वादे किए गए हैं इंग्लैंड के द्वारा। तो बड़े प्रोमिस के साथ में प्रॉमिसिंगली इनको डारपा से उठा करके यहाँ पे लाया गया है। आई बात समझ में? तो इंग्लैंड ने सोचा हम भी अपना आरपा का एक वर्जन बना देते हैं, आर्या, और डारपा से ही एक साइंटिस्ट को उठा करके ज़्यादा पैसे दे करके यहाँ ले आते हैं। वन की वर्ब है इज, विच की वर्ब है अनाउंस्ड, न्यू बॉडी की वर्ब है वुड बी लेट्स। पोच का मतलब होता है किसी को हंट करना, किसी को लेकर के आना, या तो किसी का शिकार करना या किसी चीज़ को। जैसे आपके पास एक एम्प्लॉई है, मुझे पता है वो बहुत अच्छा एम्प्लॉई है, उस एम्प्लॉई को मैंने ज़्यादा पैसे दे करके यहाँ बुला लिया, तो मैं क्या कर रहा हूँ? आपके एम्प्लॉयज़ को हंट कर रहा हूँ। अरे बात समझ में? शिकार कर रहा हूँ उनका। आपके लिए तो खत्म हो गया ना एम्प्लॉई, अब मैं अपने पास ले आया। इसका मतलब होता है पोच करना। चलिए, कह रहा आर्या स्टडीज पर्पस इज टू बिल्ड हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड रिसर्च एंड इट विल स्टार्ट विद अ बजट ऑफ 1.1 बिलियन ओवर 4 years। अब बता रहा है आर्या से करवाएंगे क्या यूके वाले। कह रहा है इसका जो बताया गया पर्पस है, स्टेटेड है, जो सबके सामने है, डिस्क्लोज्ड है, वो है फंड करना हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड रिसर्च को। और कह रहा है ये स्टार्ट करेगा एक बजट के साथ जो है 1.1 बिलियन डॉलर का अगले 4 सालों में। तो 250 मिलियन डॉलर्स का इसको सालाना बजट जो है एक तरीके से मिला है। पर्पस की वर्ब है इज, इट की वर्ब है विल स्टार्ट, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। स्टेटेड मतलब डिस्क्लोज्ड। रिसर्च, इस नाउन को देख करके घंटी बजी। चलो कितनों की बजी जरूर से बताना। कोशिश किया करो, ट्रिगर वर्ड्स हैं ये, यही कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में जिंदा रखने को जो है हेल्प करते हैं। हर कॉन्सेप्ट से कुछ ट्रिगर वर्ड्स को जोड़ लो, जब जब वो वर्ड्स दिखें उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रिवाइज कर लो। आप कभी भूलोगे नहीं इंग्लिश में कोई रूल, है ना। रिसर्च एक ऐसा नाउन है जिसके बाद में, या जिस नाउन को आप कभी भी प्लूरल में यूज नहीं करते हो। रिसर्च है, आर्टिलरी है, ज्वेलरी है, ब्रेड है, पेपर है ना। कह रहा दिस न्यू एडिशन टू ब्रिटेन्स रिसर्च फंडिंग लैंडस्केप इज वेलकम, येट मिस्टर हिग्नम विल फेस चैलेंजेस इन ब्रिंगिंग द डारपा मॉडल टू अ कंट्री दैट हैज़ नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट। कह रहा है ये नया एडिशन जो है ना ब्रिटेन के रिसर्च फंडिंग का, रिसर्च फंडिंग लैंडस्केप का, रिसर्च फंडिंग के परिदृश्य का, ये बड़ा ही वेलकम है, इसका सभी स्वागत करते हैं। नया एडिशन आ गया ना रिसर्च, इसकी रिसर्च में आर्या। कह रहा है फिर भी यट हिग्नम जो है ना, ये जो आर्या का जो साइंटिस्ट है, लीड साइंटिस्ट, ये फेस करेगा चैलेंजेस को, बड़ी बड़ी चुनौतियों को। और किस में? ब्रिंग करने में, लाने में। और किसको? डारपा मॉडल को, अमेरिका के मॉडल को। और कहाँ पे? एक ऐसी कंट्री में टू एक कंट्री। और कैसी वाली? जिसने हैज़ नेवर सीन, कभी भी देखा नहीं है, एनीथिंग लाइक इट, इसके जैसा कुछ और। आई बात समझ में? तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं ब्रिटेन, बहुत बड़े बड़े काम करने की सोच भी रहा है, लेकिन ध्यान इसको यही रखना है, हिग्नम जैसा आदमी जो डारपा से आया है उसके सामने भी ये चुनौती अब यही है कि डारपा का काम यहाँ पे करवाए कैसे, ऐसे एक देश में जिसने अभी तक डारपा जैसा कुछ काम देखा ही नहीं है। अब वो काम बताएगा कैसे कैसे है, ठीक है। एडिशन की वर्ब है इज, हिग्नम की वर्ब है विल फेस, दैट की वर्ब हैज नेवर सीन, दैट आया है कंट्री के लिए, सिंगुलर है ना, सिंगुलर है तो उसकी वर्ब भी सिंगुलर है। Correct, copying his previous employer wholesale is unlikely to succeed. DARPA's scope and scale, it currently has a budget of $3.5 billion per year, far outweigh anything possible in Britain. Correct, कॉपी करना, रेप्लिकेट करना, और किसको भाई? अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर को। ये हिग्नम कहाँ से है? अमेरिका से है, डारपा से। डारपा को कॉपी करना होलसेल, एकदम होलसेल के भाव, समझ में आया? एकदम पूरी तरीके से। तो कह रहा पूरी तरीके से 100% कॉपी करना बड़ा ही अनलाइकली है सक्सीड होना, वो अपने आप में बड़ा ही कम संभावित है कि उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। अब क्यों ये बता रहा है? डारपा का जो स्कोप और स्केल है ना, अब ये देखो बीच में ब्रैकेट में बताया गया स्कोप और स्केल, इसको साइड में रख दो। कह रहा है डारपा का जो स्कोप और स्केल है ना, आगे बढ़ो, वो बहुत ज़्यादा आउटवे करता है, डोमिनेट करता है ऐसी किसी भी चीज़ को जो ब्रिटेन में पॉसिबल है। तो डारपा जिस तरीके से काम करता है और जितने पैसे डारपा को मिलते हैं, ऐसा कुछ भी ब्रिटेन में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है अमेरिका को कॉपी करना। आगे बात समझ में? स्केल एंड स्कोप की वर्ब है फार आउटवे। फार यहाँ पे एडजेक्टिव है, मतलब फार तो आपकी एडवर्ब होगी, आउटवे यहाँ पे जो होगी वर्ब होगी। आउटवे का मतलब होता है डोमिनेट करना, एक्सीड करना। कॉपिंग की वर्ब है इज, कॉपिंग एक जिरेंड है, जिरेंड की वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। ये बीच में बताया गया इसका स्कोप क्या है? इट करेंटली हैज़ अ बजट ऑफ $3.5 बिलियन। इसके पास हर साल का 4 बिलियन या 3.5 बिलियन का डॉलर है। तो यूके से 4 गुना बजट वाली संस्था को यूके कैसे कॉपी करेगा अपनी जगह पे, है ना, अपनी एकदम नया नया। चलिए आगे बढ़े।
कह रहा है इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रेप्लिकेट डार्पा ही शुड फोकस ऑन ब्रिंगिंग अ क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ इट्स मॉडल अक्रॉस द अटलांटिक इंडिपेंडेंस। कह रहा है बजाय कॉपी करने के, ट्राई करने के कि वो रेप्लिकेट करे, कॉपी करे, डुप्लीकेट करे डार्पा को, इस आदमी को, हिग्नम को फोकस करना चाहिए इस चीज़ पे, और वो है ब्रिंग करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से को, एलिमेंट को, इस डार्पा के मॉडल को। और कहाँ पे ब्रिंग करना है? अटलांटिक सागर के पार, यानी कि अमेरिका से इंग्लैंड तक। और वो एलिमेंट क्या है? बता रहा है इंडिपेंडेंस। आई बात समझ में? तो और कुछ मत कर दो, बस यही काम कर लो जो डार्पा करता था इंडिपेंडेंस से, वैसे इंडिपेंडेंस आर्या में भी लेकर के आ जाओ। अगर हिग्नम साहब इतना काम भी कर दें तो आर्या जो है बड़े अच्छे से काम करने लगेगी। ही की वर्ब है शुड फोकस, ही आया मिस्टर हिग्नम के लिए। फोकस ऑन, कंसंट्रेट ऑन, ये हमेशा फिक्स प्रपोजिशन है। फोकस एट, कंसंट्रेट एट ये गलत हो जाती है, याद रखें। फोकस प्लस में कंसंट्रेट, इनके दोनों के साथ में ऑन। अक्रॉस मतलब पार, एलिमेंट मतलब हिस्सा, इंस्टेड ऑफ मतलब बजाय, रेप्लिकेट करना, कॉपी करना, सिमुलेट करना, डुप्लीकेट करना, याद है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब बताएगा इंडिपेंडेंस कैसे डार्पा को हेल्प की है ना। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। कह रहा गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हैज हॉवल्ड अदर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बॉडीज सर्च एज जर्मनीज वर्जन ऑफ डार्पा। कह रहा सरकारी इंटरफेरेंस जो है उसने हॉबल किया है, उसने रुकावट डाली है, रोड़े डाले हैं, हैम्पर किया है, रिस्ट्रिक्ट किया है प्रोग्रेस को दूसरी कई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बॉडीज़ के, जैसे कि जर्मनी का जो वर्जन है डार्पा का। तो डार्पा जैसा काम जर्मनी भी कर चुका है, लेकिन वहाँ पे सरकारी इंटरफेरेंस बहुत था, इस वजह से जर्मनी का डार्पा जो है ना उसको ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। इंटरफेरेंस मतलब दखल अंदाजी, इसकी वर्ब है हैज़ हॉबल्ड। हॉबल का मतलब है रास्ते में रोड़े डालना, हैम्पर या रिस्ट्रिक्ट करना प्रोग्रेस को। नया वर्ड है हॉबल, याद रखना इसको। कह रहा ब्रिटिश मिनिस्टर्स हैव प्रॉमिस्ड द न्यू एजेंसी विल बी फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड द ब्यूरोक्रेसी एसोसिएटेड विद द कंट्रीज यूजुअल रिसर्च एजेंसीज। ब्रिटिश मिनिस्टर्स ने प्रॉमिस किया है, ब्रिटिश के बाबुओं ने, अधिकारियों ने, बड़े नेताओं ने वादा किया है कि जर्मनी वाला काम हम नहीं होने देंगे। हमारी जो नई एजेंसी है ना वो बिल्कुल आज़ाद होगी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से, सियासत दखल अंदाजी से, और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उससे, हमारी समझ गए ना सिस्टम से, ब्यूरोक्रेसी से। और वो ब्यूरोक्रेसी जो जुड़ी हुई है कंट्री की यूजुअल रिसर्च एजेंसी से, कंट्री की जो दूसरी रिसर्च एजेंसीज हैं उनसे। तो बिल्कुल भी ये कह रहे हैं कि आर्या के अंदर हमारी सरकारी संस्थाओं का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगा, इसके साइंटिस्ट अलग काम करेंगे, बिल्कुल कमरे में बंद, है ना, इनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। मिनिस्टर्स की वर्ब है प्रॉमिस्ड, एजेंसी की वर्ब है विल बी। एसोसिएटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो ब्यूरोक्रेसी जो एसोसिएटेड है। और क्या बोला? कह रहा मिस्टर हिग्नम शुड गो ऑन अ चार्म ऑफेंसिव टू एक्सप्लेन टू द मासेस व्हाट आर्या इज एंड दैट इंक्लूड्स द टफ टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग ब्रिटेन फॉर लॉट्स ऑफ फेलियर्स। अब कह रहा है कि ठीक है, इन नेताओं ने तो वादे कर दिए, हिग्नम साहब को क्या करना है? कह रहा है जो हिग्नम साहब हैं जिनको उठा के लाए हैं यूएस से, इनको एक चार्म ऑफेंसिव पे जाना चाहिए। अब ये क्या होता है भाई? ऑफेंसिव मतलब फुल ऑन अटैक, चार्म का मतलब होता है इसको अपने बोलते हैं ना अपीज करना, कैजुअल करना किसी को, है ना, चापलूसी। चार्म ऑफेंसिव का मतलब है एक फुल ऑन कैंपेन ऑफ चापलूसी। चार्म ऑफेंसिव मतलब होता है लोगों को ना अच्छे तरीके से समझाना किसी चीज़ को, उनको मनाना, अपीज करना, ताकि उनका सपोर्ट आपको मिले। तो ये हिग्नम साहब को अब यही करना है कि इनको जो यूके है इसके आम आदमी तक चार्म ऑफेंसिव लेकर के जाना है, टीवी में, न्यूज़पेपर में, हर तरफ जो है उनकी चापलूसी करनी है। और क्यों? एक्सप्लेन करने के लिए इस चीज़ को कि क्या आर्या है। और ये इसमें शामिल भी है कि बहुत जो टफ टास्क है प्रिपेयर करना है इस कंट्री को बहुत सारे फेलियर्स के लिए, क्योंकि ये बार बार फेल होगा, फिर आम आदमी बोलेगा कि हमारा पैसा क्यों खर्च कर रहे हो, इसमें कुछ होता तो है नहीं। तो हिग्नम को यही करना है, आम आदमी को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना है कि इसमें फेलियर्स होंगे, आपको उन फेलियर्स से ओके रहना है, क्योंकि कुछ अच्छा करेंगे ना जिस दिन, वो बहुत बड़ा करेंगे। हिग्नम की वर्ब है शुड गो, आर्या की वर्ब है इज, दैट की वर्ब है इंक्लूड्स। चार्म ऑफेंसिव एक फ्रेज है, मैंने आपको समझा दिया, बहुत सारा अपीजमेंट या कैजुअल करना लोगों से सपोर्ट गेन करने के लिए। चार्म ऑफेंसिव अक्सर आपके वार्ड मेंबर या आपके एमएलए करते हैं आपके घर आकर के, जब आपसे वोट मांगने आते हैं। इसी को प्ले टू द गैलरी नाम की इडियम से भी बताया जाता है। व्हेन यू प्ले टू द गैलरी, आप बहुत बड़े स्केल में लोगों को मना रहे हो, अब उनसे जो है सपोर्ट ले रहे हो, प्ले टू द गैलरी। बड़े आगे कह रहे डार्पा हैज सक्सीडेड ओवर द डेकेड्स इन पार्ट बिकॉज मैनी ऑफ इट्स गैम्बल्स हैव नॉट पेड ऑफ। कह रहे हैं अमेरिका की जो डार्पा है ना वो सक्सीड हुई है कई दशक के दौरान, इन पार्ट आंशिक तौर पे, क्योंकि इसके बहुत सारे गैम्बल्स जो थे, जो बैट्स थी, जो जुए थे, वो पे ऑफ नहीं किए, उनका कोई भी नतीजा नहीं निकला।
तो जब आप ऐसे काम करोगे ना जिनमें नतीजा ना निकलने का रिस्क हो, तभी कोई बड़ा काम करने का आप जो है फ्यूचर में लाइकलीहुड रखते हो। डार्पा की वबा हैज सक्सीडेड, मैनी की वबा हैव नॉट पेड ऑफ। पे ऑफ का मतलब होता है सफल होना, है ना। गैम्बल मतलब जुआ, कोई बड़ा अटेम्प्ट। कह रहा है दैट इज अ साइन दैट इट इज इन्वेस्टिगेटिंग ट्रूली रेडिकल आइडियाज rather than confining itself to the sorts of safe scientific bets best left to industry or non-conventional research institution। कह रहा है यही एक साइन है, ये फेलियर से एक जो है अंदेशा है इस चीज़ का कि डार्पा इन्वेस्टिगेट कर रही है बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम आइडियाज़ में, बजाय अपने आप को कन्फाइन करने पे उस तरह की टू द सोर्स ऑफ उस तरह की सेफ साइंटिफिक बेट्स में, सेफ वैज्ञानिक कोशिशों में, जो सबसे अच्छा यही है, बेस्ट है कि छोड़ दी जाएं इंडस्ट्री के लिए और या ज़्यादा कन्वेंशनल सरकारी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के लिए, तो जिसमें पता ही अपने को कुछ अच्छा कर ही लेंगे, है ना। और बढ़िया मिसाइल बनानी है और बड़ी मिसाइल बनानी है, ये तो DRDA हमारा इंडिया का कर ही लेगा, है ना। तो ऐसी चीज़ों के अंदर डार्पा कभी लगा ही नहीं जो सारे जो है दूसरी एजेंसियाँ अमेरिका की कर सकें। चलिए, दैट की वबा इज़ इट की वबा इज इन्वेस्टिगेटिंग। ये साइंटिफिक फेज बेस्ट बेट्स हैं जो छोड़ दी जा सकती हैं इंडस्ट्री के लिए, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। रेडिकल आप जानते हैं, टू द सोर्स ऑफ मतलब इस प्रकार के, रादर देन के बाद में वर्ब के ING फॉर्म की बजाय आप वर्ब की बेस फॉर्म को प्रेफर करते हैं, रादर देन कन्फाइन, है ना। ऐसा टेक्निकली होना चाहिए। कन्वेंशनल मतलब परंपरागत, ओल्ड स्टाइल, कस्टमरी या ट्रेडिशनल। ये कॉन्सेप्ट करवा चुका हूँ आपको कई बार, रादर देन वाला। अगर इसके बाद में वर्ब रखनी है तो वर्ब की बेस फॉर्म रखो, और अगर ING फॉर्म रखनी है तो रादर देन का सिनोनिम है इंस्टेड ऑफ। आई बात समझ में? यहाँ पे ING रखो और इंस्टेड ऑफ रख दो इधर, और या फिर यहाँ पे रादर देन रखो, यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म। कह रहा है अनलाइक डार्पा, आर्या शुड फोकस ऑन स्पेसिफिक एरिया वेयर द कंट्री हैज़ क्रिटिकल मास। अब लास्ट में बता रहा है इस पैराग्राफ में आर्या को करना क्या चाहिए। कह रहा है डार्पा से बिल्कुल उल्टा, आर्या को है ना फोकस करना चाहिए एक स्पेसिफिक एरिया में जहाँ पे कंट्री के पास बहुत ही क्रिटिकल मास है, बहुत ही ज़्यादा गंभीरतापूर्ण वजन है। आर्या बात समझ में? अब वो एरिया कौन सा? लाइफ साइंसेज यानी कि मेडिसिन साइंसेस। आर्या की वबा शुड फोकस ऑन, कंसंट्रेट ऑन, आप जानते हैं। कंट्री की वबा हैज़, क्रिटिकल मास मतलब बहुत ज़्यादा वजन। कह रहा ब्रिटेन इज़ वर्ल्ड क्लास इन दिस डोमेन एज डिमॉन्स्ट्रेटेड इन बोथ इट्स एकेडमिक साइटेशंस एंड इट्स साइंटिफिक रिस्पॉन्स टू कोविड-19। ब्रिटेन जो है ना अपने आप में वर्ल्ड क्लास है इस डोमेन के अंदर, लाइफ साइंसेस के फील्ड के अंदर, जैसा डिमॉन्स्ट्रेट भी किया गया है, दिखाया भी गया है दोनों ही चीज़ों में। एक तो इसके एकेडमिक साइटेशंस में, इसकी एकेडमी से जो साइटेशंस निकलते हैं, जो इलस्ट्रेशंस निकलते हैं, नई नई किताबें छपती हैं। अरे बात समझ में? तो एकेडमिक साइटेशंस देखोगे तो वहाँ भी बड़ा रिच चाहिए, और इसका जो साइंटिफिक रिस्पॉन्स आया कोविड-19 का, कैसे यूरोप की एस्ट्राजेनेका ने बहुत जल्दी से एक वैक्सीन बना ली, है ना। तो ये दोनों चीज़ें ही बताती हैं कि यूरोप जो है, ब्रिटेन जो है बहुत तेज़ी से आगे जा सकता है। ब्रिटेन की वबा इस डोमेन मतलब फील्ड, डिमॉन्स्ट्रेटेड मतलब दिखाया गया है, साइटेशन मतलब इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल, एकेडमिक साइटेशन मतलब रिसर्च पेपर्स, वैज्ञानिक किताबें, है ना। एंड विद ब्रिटेन्स नेशनल हेल्थ सर्विसेज, आर्या हैज़ अ जाइंट कंज्यूमर विद अ बर्निंग नीड फॉर टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू एंड द रिसोर्सेज टू बाय द। और कह रहा है ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस नाम की एजेंसी के साथ ही आर्या जो है ना, उसके पास एक बहुत ही बड़ा कस्टमर भी है जिसकी एक बर्निंग नीड है, इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। बर्निंग नीड मतलब बहुत बड़ी ज़रूरत, और किसके लिए? टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज के लिए, टेक्नोलॉजी में बड़े बड़े समझ गए ना, अचीवमेंट्स के लिए। ब्रेक थ्रू होता ही होता है, ब्रेक थ्रू क्या होता है? अपने आप में एक बड़ा जो है ना अचीवमेंट, है ना, कामयाबी। कह रहा है नेशनल हेल्थ सर्विस के होने के नाते आर्या का एक बहुत ही बड़ा कंज्यूमर बन चुका है नेशनल हेल्थ सर्विस। इसकी बहुत बड़ी नीड है कि आर्या कोई तकनीक में बड़ी अचीवमेंट लेकर के आए, और इसके पास, इस कंज्यूमर के पास रिसोर्सेज भी हैं इनको बाय करने के लिए। आ रही है बात समझ में? तो नेशनल हेल्थ सर्विसेज आर्या को पैसे देता रहेगा, सरकारी संस्था है ये, इस संस्था को पैसे देगी, और ये संस्था जो है इससे टेक्नोलॉजी को लेकर के उनको बाय भी करेगी फ्यूचर के अंदर। आर्या की वब हैज़, ब्रेक थ्रूज का मतलब होता है रिमार्केबल अचीवमेंट्स, बड़ी कामयाबियाँ। कह रहा बाय आइडेंटिफाइंग द चैलेंजेस दैट पीपल एंड हेल्थ सिस्टम्स आर लाइकली टू फेस इन द नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स, आर्या कुड शो दैट मीडियम साइज कंट्रीज कैन बी एट साइंसेस कटिंग एज। कह रहा आइडेंटिफाई करके किसको? चैलेंजेस को, चुनौतियों को, और कौन सी? जिसको लोग और हेल्थ सिस्टम जो है लाइकली हैं फेस करना, जो संभावित है वो सामना करेंगे
अगले कुछ डेकेड्स के अंदर, दशकों में। तो ऐसी चीज़ों और मौक़ों को तलाश करके जहाँ पे लोग जो है परेशान होने वाले हैं, आर्या जो है ना ये दिखा सकता है कि छोटे स्केल की या छोटे साइज़ की कंट्रीज़ ब्रिटेन जैसी, वो भी हो सकती हैं साइंस के कटिंग एज पे, साइंस के वैनगार्ड पे, फोरफ्रंट पे, फ्रंट लाइन पे। कटिंग एज बताया ना मैंने आपको, एवेंट ग्रेड, वैनगार्ड, सबसे आगे का जो इंस्पायरिंग जो है चैनल होता है, कटिंग एज होता है। चलिए, हेल्थ सिस्टम्स की वर्ब है पीपल और इनकी आर्या की वर्ब है कुड शो, कंट्रीज़ की वर्ब है कैन बी। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और आपको लगा होगा इसमें पढ़ करके भी है ना कि नई नई चीज़ें आपको सुनने को और देखने को मिल रही हैं, और यही अपना ऑब्जेक्टिव होता है इस तरह के आर्टिकल्स को लेने का। फटाफट अपने क्विज़ पे बढ़ेंगे। आर्टिकल इंटरेस्टिंग था लेकिन आसान था, और क्विज़ भी ऐसा ही है। मैं चाहता हूँ सभी के सभी 5 में से 5 मार्क्स को स्कोर करें। स्पटनिंग मोमेंट मैंने आपको बता दिया, इस ईडियम का मीनिंग निकालना है, निकाल लो, 4 ऑप्शन है आपके पास। कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन आपके पास कि इनमें से कौन आरपा और डारपा के बीच की रिलेशनशिप को बताता है। तो आरपा क्या है, डारपा क्या है और आर्या क्या है, ये आप समझ चुके हो, अपने आप बताओगे। ये ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी डाल रहा हूँ। तीसरे में और चौथे में मिलेंगी आपको 2 एरर्स इसी सेंटेंस के अंदर। इसमें आप क्या करना है, इन्वेंशन इस वर्ड को चेक कर लेना, और दूसरा इस ऑफ प्रेपोजिशन को चेक कर लेना। ठीक है, इस वर्ड को और इस ऑफ प्रेपोजिशन दोनों को चेक कर लेना और पता लग जाएगा आपको, शायद एरर्स मिल जाए। लास्ट में आपसे पूछा गया सिमुलेट नाम का वर्ड, इनमें से कौन सा वर्ड इस सिमुलेट के मीनिंग को बताता है। इनक्विजिटिवनेस, वैनगार्ड, ब्रेक थ्रू, कॉपी, रेप्लिकेट, कौन सा वर्ड है जो सिमुलेट के मीनिंग को बताता है। बहुत ही आसान सा क्विज है, सबके 5 में से 5 मार्क्स मुझे चाहिए। कमेंट सेक्शन में जाओ, फर्स्ट कमेंट से चेक करो इनके आंसर्स को। आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताओ कमेंट्स के अंदर ही। अनअकैडमी के SSC कॉम्बैट के अंदर जरूर से हिस्सा ले, कल एग्जाम्स नज़दीक हैं, आपको अपना लेवल पता लगेगा अंडरस्टैंडिंग का, है ना। अच्छा, कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपकी, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरे इंग्लिश के कोर्सेज मेरी ऐप पे अवेलेबल हैं, इन नंबर पे व्हाट्सअप करके कोई भी जानकारी चाहिए आपको मिल जाएगी। अंटिल देन, साइनिंग आउट।